आई एम डॉक्टर सजर। हम अपने पहले ब्लॉग में ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग क्या होती है और इससे कैसे बचा जाए और ये किन लोगों से इसका छिड़काव कराना चाहिए और जो कृषि उद्योग में काम करने वाले लोग हैं ये कैसे संपर्क में आ जाते हैं, इससे बचाव के क्या तरीके हैं, यह सब हम पहले ब्लॉग में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस ब्लॉग में इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके घरेलू उपचार क्या हैं और इसके हल्के लक्षण होने पर क्या करना चाहिए, मध्यम लक्षण होने पर क्या करना चाहिए और इसके सीवियर लक्षण होने पर क्या करना चाहिए और इनकी क्या क्या रेंज होती है ये और इसका कैसे ट्रीटमेंट कराया जाए, ये सब चीज़ें हम इस ब्लॉग में अक्सर जो लोग कीटनाशक का छिड़काव करते हैं या कृषि उद्योग में काम करते हैं वो उसके संपर्क में आ जाते हैं। अगर उसके संपर्क में आ जाएं तो और उसके लक्षण अगर महसूस हो तब इसका कैसे इलाज करना है। सबसे पहले अपना जो भी पीपीई पहनी हुई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होते हैं, इसको सबसे पहले उतार देना है और अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करना है और अपनी आँखों को अच्छे से साफ़ करना है। उसके बाद में जितनी जल्दी हो सके स्नान कर लें और तरल पदार्थ का सेवन करें, हल्का खाना खाएं और आराम करें, मसालेदार तला भुना भोजन ना करें और अगर आराम ना मिले तो जहर नियंत्रण अधिकारी होते हैं उनको सूचना दें और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या नज़दीकी अस्पताल में जाकर डॉक्टर से परामर्श लें, जहां डॉक्टर उनके हिस्ट्री के हिसाब से चेकअप कराएगा। क्लिनिकल हिस्ट्री के हिसाब से जो लोग अगर पेस्टिसाइड में काम किए हैं तो उसमें कीटनाशक दवाएं या पेस्टिसाइड की स्मेल आती है, उस स्मेल के आधार पर डॉक्टर उनका जो है ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में जो अगर हल्के लक्षण आते हैं तो ब्यूटाराइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है प्लाज्मा में, इसकी रेंज जो है 40 से 50 आती है और एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम की आरबीसी में रेंज जो है 50 से 90 के बीच आती है। और अगर मॉडरेट लक्षण होते हैं तो ब्यूटाराइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम की प्लाज्मा में जो रेंज आती है वो 10 से 40 के बीच आती है और एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम की जो आरबीसी में रेंज आती है वो 10 से 50 आती है। और अगर सीवियर लक्षण होते हैं तो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम इन आरबीसी और ब्यूटाराइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम इन प्लाज्मा में उसकी दोनों की रेंज 10 से कम आती है। ऐसे मरीजों का डॉक्टर यूरिन टेस्ट करते हैं और एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, ईईजी भी कराने की आवश्यकता पड़ती है। मरीज की कंडीशन अगर सीरियस होती है तो सबसे पहले डॉक्टर उसका एबीसी मेंटेन करते हैं, ए से एयरवेज, बी से ब्रीदिंग और सी से सर्कुलेशन। और पेशेंट को जो है कि लेफ्ट लेटरल साइड में लेटरल साइड में पेशेंट को लेटाते हैं और उसके सर को नीचा रखते हैं और पैरों को उठा कर रखते हैं, एलिवेट करके रखते हैं पैरों को। ये ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि स्टमक के जो कंटेंट है ये एस्पिरेट ना कर जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। और मरीज़ को अगर सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो मरीज़ को जो है बुडिनसोनाइड से उसको नेबुलाइज कराते हैं और उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। अगर उसके सांस लेने की तकलीफ़ जो है वो ठीक हो जाती है तो उसको ऑक्सीजन पर ही रखते हैं। और अगर मरीज़ को फिर भी सांस लेने में कठिनाई होती है तो मरीज़ को आईसीयू में शिफ्ट करके तुरंत इंट्यूबेशन किया जाता है मरीज़ का। ऐसे मरीज़ को जो है कि उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए उनको जो है 0.9% का नॉर्मल सलाइन दिया जाता है, जिससे कि उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 mmHg से कम ना हो। और यूरिन आउटपुट मेंटेन रखने के लिए भी ये किया जाता है, जिससे यूरिन आउटपुट जो है 0.5 ml पर kg पर आवर से कम ना हो, उसको मेंटेन रखा जाता है। साथ
ऐसे मरीजों को एट्रोपिन की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का केस आ जाता है तो सबसे पहले 20 मिलीग्राम के करीब एट्रोपिन का अरेंजमेंट करके हॉस्पिटल में रखना चाहिए। एट्रोपिन की नॉर्मल डोज बच्चों में जो है 0.05 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट रहती है IV या IM, और एडल्ट में 1 से 2 मिलीग्राम IV या IM एडल्ट डोज रहती है। OP पॉइजनिंग के पेशेंट में जो एट्रोपिन की डोज होती है वो 1 से 3 मिलीग्राम बुलेट डोज रहती है, और उसकी सीवियरिटी के हिसाब से उसकी डोज को बढ़ाते रहते हैं। अगर मरीज़ में कोई सुधार नहीं आ रहा है तो हर 5-5 मिनट के बाद उसकी डोज को बढ़ाते रहते हैं, और प्यूपिल साइज़ को रिकॉर्ड करते रहते हैं जब तक कि प्यूपिल उसके अपने नॉर्मल साइज़ में नहीं आ जाती है। तब तक एट्रोपिन की डोज 1, 2, 4 और 8 और 16 मिलीग्राम तक बढ़ाते रहते हैं। तो एट्रोपिन की जो डोज है वो 2 मिलीग्राम से कम ही देने पर उसके जो लक्षण है वो कंट्रोल हो जाते हैं, और अगर मध्यम या मॉडरेट लक्षण होते हैं तो एट्रोपिन की जो डोज होती है वो 2 मिलीग्राम से लेकर 8 मिलीग्राम तक देने पर लक्षण कंट्रोल में आ जाते हैं। और अगर लक्षण सीवियर होते हैं या गंभीर होते हैं तब इसके लक्षण को कंट्रोल करने में 10 से अधिक मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ सकती है एट्रोपिन की, और एट्रोपिन की जो डोज है IM या IV रहती है। पेशेंट को अगर दौड़े आते हैं तो पहले पेशेंट के दौड़े कंट्रोल करते हैं डायजिपाम इंजेक्शन देकर, और मरीज को इंजेक्शन पेरिलिडॉक्सिम 2 पाम IV देते हैं इन 100 to 150 ml ऑफ 0.9% नॉर्मल सलाइन ओवर 20 to 30 मिनट्स, और ऐसे मरीज़ों को हर 1 घंटे के बाद इसकी डोज को रिपीट करते हैं 24 घंटे तक एडल्ट में। और मरीज़ों में अगर कोई भी मरीज़ एसिम्प्टोमेटिक है या उसके हल्के लक्षण हैं तो ऐसे मरीज़ों में जो पेरिलिडॉक्सिम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और OP पॉइजनिंग के मरीज़ को की गंभीरता को देखते हुए इसको तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं, और अपने जहर नियंत्रण अधिकारी है उसको तुरंत सूचित करें। धन्यवाद।